अंटार्कटिका नाम सुनते ही अक्सर मीलों दूर तक फैली सफ़ेद जमी हुई बंजर ज़मीन का ही ख्याल आता है ना? लेकिन चलिए आज इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये बर्फीला महाद्वीप इंसान के संघर्ष और सर्वाइवल का सबसे बड़ा रंगमंच रहा है। ये एक ऐसी जगह है जो अतीत के खौफनाक और ख़तरनाक अभियानों से निकलकर आज के हाईटेक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स में तब्दील हो गई है। अन्वेषण के उस वीर युग या कहें हीरोइक एज की बात करें तो उस समय के मशहूर खोजकर्ता चेरी गेराल्ड का ये कथन उस दौर के जुनून को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। विज्ञान के लिए स्कॉट, मुश्किल सर्दियों की यात्रा के लिए विल्सन, ध्रुव तक तेजी से पहुंचने के लिए अमुंडसेन, लेकिन अगर मौत सामने खड़ी हो और जान बचानी हो तो हर कोई शैकल्टन को ही चाहता था। ये दिखाता है कि इस सबसे खतरनाक माहौल में भी कैसे राष्ट्रवादी गौरव और विज्ञान की चाह ने इंसानों को आगे बढ़ने पर मजबूर किया। भाग 1 ध्रुव तक पहुंचने की होड़, एक स्पष्ट अंतर। साल 1911 वो समय था जब रोअल्ड अमुंडसेन और रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट के बीच दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की एक बेहद खतरनाक जीवन और मृत्यु वाली रेस शुरू हुई थी। इन दोनों टीमों की रणनीतियों में जमीन आसमान का फर्क था और यही फर्क जिंदगी और मौत का कारण बना। अमुंडसेन ने बड़ी ही चतुराई से कुत्तों की स्लेज और स्की का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी टीम तेजी से आगे बढ़ी और सही सलामत वापस भी लौट आई। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट की टीम थी, जिन्होंने मैन हॉलिंग का रास्ता चुना, मतलब भारी स्लेज को खुद इंसान खींच रहे थे। हर रोज 64 किलोमीटर का थका देने वाला सफर, वो भी हड्डियों को जमा देने वाली ठंड में भूवैज्ञानिक नमूने इकट्ठा करते हुए। नतीजा, कुपोषण और अत्यधिक थकान के कारण इस टीम का बेहद दुखद अंत हुआ। भाग 2 शैकल्टन की सबसे बड़ी परीक्षा। अंटार्कटिका में इंसान के जज्बे की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि 1914 में ये सर्वाइवल की एक ऐसी जंग बन गई जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। 1914 की बात है जब अर्नेस्ट शैकल्टन का एंड्योरेंस जहाज वेडल सागर की बर्फ में फंसकर पूरी तरह कुचल गया था। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए, पूरे 22 महीने तक बर्फ के बीच फंसे रहना। 4 महीने तक तो पूरी टीम ने सिर्फ बर्फ पर ही अपना कैंप लगाया। जिंदा रहने की जद्दोजहद इतनी भयानक थी कि भूख मिटाने के लिए उन्हें तेंदुआ सील और आखिरकार अपने ही प्यारे स्लेज कुत्तों तक को खाना पड़ा। इसके बाद लाइफ बोट्स के सहारे एलिफेंट द्वीप तक पहुंचने का वो हताश संघर्ष। ये इंसानी हौसले की एक ऐसी कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है, जहां 22 महीने लंबे संघर्ष के बाद पूरे क्रू को सुरक्षित बचा लिया गया। भाग 3 आधुनिक अनुसंधान केंद्रों में जीवन। उन पुराने खौफनाक संघर्षों से निकलकर चलिए देखते हैं कि आज जीवित रहने की वो व्यक्तिगत जद्दोजहद कैसे एक बेहद सुव्यवस्थित और हाईटेक सामुदायिक प्रयास में बदल चुकी है। 1250? ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये मैकमुर्डो स्टेशन की गर्मियों की आबादी है। मतलब ये बंजर जमीन अब प्रभावी रूप से एक छोटे चलते फिरते शहर में तब्दील हो चुकी है। यहां 80 से ज्यादा इमारतें हैं, वर्ल्ड क्लास लैब्स हैं, एक फायर हाउस है और कमाल की बात तो यह है कि इस पूरे महाद्वीप की इकलौती एटीएम मशीन भी यहीं लगी है। ये अब कोई टेंट वाला कैंप नहीं, बल्कि एक पूरा सक्रिय समुदाय है। खैर, इतने सारे लोगों को इस बर्फीले रेगिस्तान में जिंदा रखना कोई चमत्कार से कम नहीं है। इसके लिए एक विशाल और बेहद जटिल सप्लाई चेन की जरूरत होती है। चरण 1 में मालवाहक जहाज विंटर क्वार्टर्स बे तक पहुंचते हैं। फिर चरण 2 में ट्रकों से लेकर जमे हुए खाने तक करीब 50 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा का सामान उतारा जाता है। और इस पूरे ऑपरेशन को मुमकिन बनाने के लिए चरण 3 में कोस्ट गार्ड के विशाल आइस ब्रेकर जहाज बर्फ की उस मोटी परत को तोड़कर रास्ता बनाते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। अब देखिए, यहां चुनौती सिर्फ शरीर को जिंदा रखने की नहीं है, बल्कि दिमाग को भी दुरुस्त रखने की है। ऑस्ट्रेलिया के डेवीज स्टेशन जैसे स्थानों पर, जहां महीनों तक सिर्फ अंतहीन सफेद बर्फ और अंधेरा होता है, शेफ यानी रसोइये सबसे अहम लोग बन जाते हैं। अंटार्कटिका में टिके रहना काफी हद तक एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। उसी गिने चुने जमे हुए राशन से कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना, इस बोरिंग और अकेलेपन वाले माहौल में लोगों का मनोबल टूटने से बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। और इसी मानसिक और आहार से जुड़ी चुनौती का एक और बेहद शानदार समाधान है हाइड्रोपोनिक्स, यानी बिना एक भी कण मिट्टी के सिर्फ पोषक तत्वों वाले पानी में पौधे उगाने की तकनीक। ये अंटार्कटिका में किसी वरदान से कम नहीं है।
इससे न सिर्फ खाने में ताज़ी सब्जियां मिलती हैं, बल्कि चमकते हुए ग्रीन हाउस महीनों तक चलने वाली अंधेरी सर्दियों में एक हरे भरे सनरूम का भी काम करते हैं, जहां लोग थोड़ी शांति और सुकून पा सकते हैं। भाग 4 पृथ्वी के जलवायु इतिहास को समझना। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना भारी भरकम लॉजिस्टिक नेटवर्क और पैसा खर्च करके यहाँ लोगों को जिंदा रखने का आखिर वैज्ञानिक फायदा क्या है? मतलब आज के इस दौर में इन जानलेवा और हड्डियों को कंपा देने वाली स्थितियों का सामना क्यों ही किया जाता है? इसका जवाब बहुत सीधा है और ये पूरी पृथ्वी के इकोसिस्टम के भविष्य से जुड़ा हुआ है। असली खजाना इस बर्फ के ठीक नीचे गहराई में छिपा है। जलवायु वैज्ञानिक यहाँ की बर्फ की चादर में ड्रिल करके आइस कोर या प्राचीन बर्फ के टुकड़े निकालते हैं। असल में ये बर्फ के टुकड़े किसी टाइम मशीन की तरह काम करते हैं। इनके अंदर कैद हवा के बुलबुलों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक हजारों साल पीछे का इतिहास पढ़ सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तनों का बिल्कुल सटीक डेटा निकाल सकते हैं। ये सारा डेटा साबित करता है कि अंटार्कटिका सिर्फ एक महाद्वीप नहीं, बल्कि हमारे ग्रह का मुख्य इंजन है। कैसे? पहली बात, इसकी बर्फ की चादरें एक विशाल शीशे की तरह सूरज की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में धकेलकर पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती हैं। दूसरी बात, यहाँ का जमा देने वाला पानी गहरे समुद्र की धाराओं या ओशन कन्वेयर बेल्ट को चलाता है। और तीसरी बात, ध्रुवीय भंवर जैसे हवा के बदलते पैटर्न पूरी दुनिया के जलवायु परिवर्तन के लिए एक बड़े अलार्म सिस्टम का काम करते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, पृथ्वी के सबसे कठोर और खौफनाक वातावरण पर जीत हासिल करना अब हमारे पूरे ग्रह को समझने और बचाने की सबसे पहली शर्त बन गया है। अगर हमें अपने ग्रह के अतीत को समझने और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अंटार्कटिका जैसे घातक वातावरण में टिके रहना जरूरी है, तो इंसानियत को आगे और किन-किन चरम सीमाओं का सामना करना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ अंटार्कटिका तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर दुनिया के अस्तित्व से जुड़ा है।